सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तोहिन सिन्हा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक बगल में आपको डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में पंकज शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, और उनके बगल में सतीश के सिंह साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी का, जो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और इस मसले पर वो भी अपनी बात रखेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट जनरल विशंबर दयाल भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत तोहिन साहब आपसे कर रही हूँ इस सवाल का जवाब देते हुए। आज आपने देखा विश्व हिंदू परिषद देश भर के अलग अलग शहरों में निकला, हिंदुओं के साथ जिस तरीके का वहां पर एक के बाद एक केसेस आ रहे हैं, मतलब कई लोग कहते हैं कि मैडम ये हिंदू मुस्लिम वाला मसला नहीं, प्लीज डू नॉट लुक एट विद दैट चश्मा और फ्रॉम दैट चश्मा। मैं ये कहती हूं कि अगर मैं पूरा जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर आज तक अगर हिंदुओं की उस पॉपुलेशन का रेशियो निकालूं तो सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे वहां पर साजिश के साथ अल्पसंख्यकों की संख्या को खत्म कर दिया जा रहा है। भारत सरकार का इस पर स्टैंड क्या है? क्लियरली मैं भी ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। नमस्ते रूबिका जी, सबको नमस्ते। देखिए, जो बांग्लादेश है वो एक आत्म विनाशकारी पथ पर निकल पड़ा है और अब उसको टूटने से कोई नहीं बचा सकता। निश्चित रूप से जो घटनाएं वहां पर हुई है, दीपू चंद्र दास जी की जो हत्या और जिस प्रकार से वो हत्या हुई है, निर्मम हत्या, वो हृदय विदारक है। उससे इस देश का एक एक हिंदू, मेरे ख्याल से हर जनमानस जो है पूरी तरह से विचलित है। और ये हमारा दायित्व है, हमारी सरकार का दायित्व है कि जो भी वहाँ पर भारतीय हैं, जो भी हिंदू हैं, उनकी रक्षा के लिए हम खड़े हैं। हमारे दूतावास जो है संपर्क में है वहाँ पर स्थानीय एजेंसी से। देखिए, दुख की बात यह है कि आज जब प्रोटेस्टर्स इस किलिंग के विरुद्ध बंगाल में जो डिप्टी हाई कमीशन की ऑफिस है बांग्लादेश की, उसके आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ममता बनर्जी के पुलिस ने उन पर इस क्रूरता के साथ लाठीचार्ज किया कि ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी बांग्लादेश के साथ खड़ी है। वो तस्वीरें दिखाइए जरा, जो आज वहां पर दीपू चंद्र दास के साथ हुआ। 10 सेकंड वेट कीजिए। हाँ। दीपू चंद्र दास के साथ जो आज वहां पर हुआ है, हरगोविंद दास के साथ मुर्शिदाबाद में लगभग उसी क्रूरता के साथ हरगोविंद दास और उनके भाई को मारा गया था अप्रैल में। और उससे ठीक पहले ममता बनर्जी ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध झूठ फैलाकर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की थी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश पर तो हम नजर बैठाए हुए हैं, बांग्लादेश से संपर्क में है, लेकिन जो हमारे देश के कुछ नेता हैं उनको ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। उनको अपने स्टेट में, विशेषकर मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश जैसी परिस्थिति को इनकरेज नहीं करना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश जो मैंने सुन ली आपकी और समझ ली। नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब हिंदुओं के साथ ये नरसंहार हो रहा है, जब हिंदू वहां पर परेशान हो रहे हैं, तो आप सरकार होने, आप तो हिंदू झंडा बरदार है ना, आप कहते हैं सनातन के रखवाले हैं। आप सीए का जब जिक्र करते हैं तो यही अगल बगल के लोग हैं जिनके दर्द को आप समझते हुए सीए को लेकर आते हैं। मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश की सरकार को वो कड़ा संदेश इस सरकार की तरफ से दिया गया है कि नहीं दिया गया है? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? 30 सेकेंड्स जवाब दे दीजिए मुझे। देखिए, बिल्कुल हर रोज जो है उनको संदेश दिया जा रहा है। कुछ चीजें सार्वजनिक इस वक्त इसलिए नहीं की जाती हैं क्योंकि देखिए, आपको ये समझना होगा, हम एक रोग एस्टैब्लिशमेंट से डील कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो है एक रोग लीडर है। वो जो है नोबेल प्राइज के एवज में हर तरह की जो है जिहादी गतिविधियों को एनकरेज कर रहा है। इसलिए हम एक सोचा समझा, एक कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं, लेकिन इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि हम कॉन्स्टेंटली हम उनके संपर्क में भी हैं और उनको आगाह भी कर रहे हैं कि इस तरह की गतिविधि भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जब उन्होंने धमकी दी थी कॉरिडोर के बारे में, 10 सेकंड दीजिए मुझे। ऑलराइट, आई विल कम टू यू सर। मेरा एक सवाल पंकज जी आपसे है, ये मैं क्या बयान सुन रही हूं सर? दिग्विजय सिंह जो कहते हैं उसको राशिद अलवी सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ठीक ही तो कह रहे हैं, बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार है, भारत में भी कट्टरपंथी सरकार है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर और मंदिरों पर हमला हो रहा है, भारत में मस्जिदों पर हमला हो रहा है, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के कट्टरपंथी और सरकार एक समुदाय के खिलाफ काम कर रही है। सर, ये क्या बेवकूफी भरे बयान है सर? आपको ये लगता है कि यहां पर मुसलमानों का नरसंहार कर रही है सरकार? क्योंकि बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार से भारत के सरकार की अगर कोई तुलना करता है
तो मैं इसका समर्थन नहीं करता। ये तुलना हो ही नहीं सकती। मैं तो मानता हूं कि मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश के सर्वे सर्वा बने हैं तब से हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। वहां एक नई कट्टरता को पोषित किया जा रहा है, उसको संरक्षण दिया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो भारत को खामोश बैठना ही नहीं चाहिए, फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों भारत खामोश बैठा हुआ है? अब तो नेहरू और इंदिरा जी से बीसियों गुना महान, यशस्वी, कीर्तिमान, पराक्रमी, ओजस्वी, ख्यातिवान महामना केंद्र में भी हैं और असम की सरकार के भी कर्णधार हैं। तो ये जो चिकन नेक को चौड़ा कर लें, भारत भूमि में उसका विलय कर लें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकें, तो उन्हें कौन से नेहरू जी या इंदिरा जी आके रोक रहे हैं? करें ना इसको। जनता को जुबान चलाने से थोड़े कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, नेहरू जी जरूरत और है इंदिरा कदम जी नहीं उठाने आ की रहे है तो हैं, कदम उठाएं। पर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले बहुत से तो है ना अभी भी। भाई नेहरू जी और इंदिरा जी तो समझदारी से काम ले रहे थे, उनकी समझ जो है उसका कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को फायदा भी हुआ है। लेकिन अभी भी आप जिस पार्टी को बेइंतहा पसंद करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे ज्यादा कौन सर छाती पीटता है, मुझे ये बताइए। अगर मान लीजिए चिकन नेक के लिए कुछ किया भी जाता है तो सबसे ज्यादा तो घर में यहां पर हाय तौबा मचेगी। आप जैसे समझदार लोग कितने हैं पंकज जी, मुझे बता दीजिए ना, आपकी पसंदीदा पार्टी में जो कहेंगे हाँ सरकार आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। क्यों हाय तौबा मचेगी? क्यों नहीं मचेगी? ऑपरेशन सिंदूर में नहीं मची क्या सर? एयर स्ट्राइक पर नहीं मची? ऑपरेशन सिंदूर में भी किसी ने सेना के शौर्य पर थोड़े सवाल उठाए। अरे सर, सरकार ने जिस तरह से पूरे मामले को हैंडल किया, अरे सर, उसकी बात उठी। रफाल क्या मोदी जी चला रहे थे? क्यों नहीं उठेगी? नहीं, अमित शाह जी चला रहे थे रफाल। कौन चला रहा उसकी था? हैंडलिंग में कहीं कोई कितने कोताही रफाल दिखाई गिरे दी? हैं हम लोगों ने काम। वो अभी अभी चौहान साहब कहते हैं कि पहले दिन हम फेल हो गए। ये काम कौन कर रहा था? सेना कर रही थी कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी कर रही थी? सेना कर रही थी ना। तो बेसिकली आप सेना पर ही सवाल उठा रहे थे ना प्रभु। कोई सेना पर सवाल नहीं उठा रहा था। सरकार ने उस पूरे मामले को जिस तरह से हैंडल किया उस पर सवाल थे। 11 साल में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने चिकन नेक का मसला सुलझाने के लिए कुछ किया हो तो बताएं ना। इस मसले पे बांग्लादेश के साथ कभी कोई द्विपक्षीय बातचीत की हो तो बताएं। ओके। यूनुस की अंतरिम सरकार आने के बाद तो चलिए संबंध तनावपूर्ण हो गए, हाँ। मगर उसके पहले क्या किया? नहीं, उसकी भाई भाई जब चीजें ठीक चल रही होती है तब 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 क्या आपको ये सब करना जरूरी? तब आप दुश्मनों की तरह थोड़ी बिहेव करते हैं, तब तो आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अब जब दोस्ती सामने वाला नहीं समझ रहा है तो फिर वो समझे कि किस भाषा में उसे समझाया जाएगा। कर्नल दानवीर, और फिर मैं आती हूँ पंकज जी आपके पास। बाकी सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, चिकन स्नैक की बात हुई। सबसे पहले तो ऐसा कोई विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में चिकन स्नैक को लेकर नहीं है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुलझा ली गई है। कुछ एनक्लेव्स थे जो कि मोदी सरकार और उधर शेख हसीना के बीच में वार्ताएं हुई और उसके बाद में वो सारे एनक्लेव्स वाला इशू जो है सेटल हो गया है। सिर्फ तीस्ता वाटर शेयरिंग के ऊपर इशू बना हुआ है। चिकन स्नैक को लेकर कोई इशू नहीं है। तो ये तो रही बात चिकन स्नैक की, और इसमें भी कोई शक नहीं है, जो गलत बात नहीं है जो रूबिका कह रही हैं कि अगर चिकन स्नैक को थोड़ा स्ट्रेटन किया जाए, उस इलाके को और मजबूत किया जाए, अपने पक्ष में लाने के लिए कुछ और इलाकों पर कार्रवाई की जाए वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, तो सबसे ज़्यादा हाय तौबा हमारे देश में ही मचेगी। क्योंकि हमारे देश में रफाल की गिनती आज भी कुछ लोग करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। अब बात करते हैं चिकन स्नैक की बांग्लादेश पर्सपेक्टिव से, और उनके जो राइट विंगर्स हैं जो ये कहते हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश, जिसके अंदर वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को मिलाना चाहते हैं और चिकन स्नैक को काफ़ी कमज़ोर मानते हुए उसके ऊपर हमला करके उसको कब्जाना चाहते हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से बता दूं कि इतनी ना तो उनमें काबिलियत है और ना उनमें कैपेसिटी है। एक बात एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि वो उन आए रातों रात और आतंकवादियों की तरह आके उन्होंने वो 20-25 किलोमीटर के इलाके के अंदर उन्होंने कुछ हरकत कर दी, रेल और रोड डिसरप्शन कर दिया, तो वो कर सकते हैं, कर लीजिए आप। उसके बाद क्या होगा, सवाल बाद का है। क्या उसके बाद आपकी वो कैपेसिटी है? क्या वो नक्शा बांग्लादेश का उस तरीके से रहेगा जैसा आज है? ये सवाल बांग्लादेश की फौज को भी अच्छी तरह मालूम है और सबको मालूम है। और लास्ट पॉइंट, जो डिस्कशन हमारा चाहे जो भी जैसा भी हो, लेकिन यहां पे ये बता दूं कि जब ये डिस्कशन चल रहा है तो भारत और बांग्लादेश के फौजी आपस में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लॉन्ग कोर्सेज कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं, और भारत और बांग्लादेश की फौज के अंदर अच्छा समन्वय भी है। नहीं, अच्छा समन्वय है।
और बांग्लादेश और भारत की दोस्ती सबको पता है, क्योंकि भाई इस चीज़ का ख्याल बांग्लादेश को है ना कि जब वो क्लचेस में था पाकिस्तान के, तो कौन आया था मदद के लिए। So basically it is not Bangladesh, it is the right wing बांग्लादेश गवर्नमेंट। बट कर्नल दानवीर, मुझे एक बात ये समझनी है कि जो मुल्क अपने सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े कैरेक्टर मुजीबुर रहमान को भुला सकता है, वो इस तरीके के हिंदुस्तान ने जो किया है वो याद रखेगा क्या? तो आप ये देखिए ना कि आसिम मुनीर का एक बयान ट्विटर पे चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आईएसआई की मदद से वहां पर प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है। तो इसका क्या मतलब है? तो क्या वो आपके बढ़ाई करेंगे, आपके गले में हार डालेंगे, क्या करेंगे? वो वही करेंगे जो कर रहे हैं, वो कम्युनल फ्रिंजी पैदा करेंगे, टेंशन्स पैदा करेंगे, जिससे दोनों मुल्कों के अंदर इतने सालों से जो अच्छे संबंध हैं वो बर्बाद हो जाएं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है रूबिका, 2001 में भी ऐसा हो चुका है, बॉर्डर्स के ऊपर झड़पें हो चुकी हैं और 16 भारतीय सैनिकों को अपनी शहादत देनी पड़ी है इसी बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जब खालिदा जिया की सरकार थी। तो ये एक एलिमेंट है बांग्लादेश के अंदर जिसको डील करना पड़ेगा। ये जिस तरीके की मांगे सतीश केसिंग साहब कि शेख हसीना हमें सौंप दी जाए, आप खबरदार, हम जिसे दुश्मन मानते हैं उसको संरक्षण तो ना दें, हमें भी यूनिट सौंप दिया जाए ना। तो फिर ऐसा ही किया जाएगा सर? अरे कुछ मतलब दलाई लामा को कोई मांगे तो हम क्या उन्हें सौंप देंगे? क्यों सौंप दे शेख हसीना को? अगर शेख हसीना को सौंपना ही होता तो भारत में शरण क्यों देते? ये तो एक साहसिक कदम था, तो वो तो सही है, कोई कैसे दिया जाएगा? हो सकता है इससे नाराज हो बांग्लादेश। लेकिन मैं दो बातें महत्वपूर्ण ढंग से बोलना चाहता हूँ। देखिए, जो बांग्लादेश की हालत है उसको हम कतई किसी कीमत पर नहीं देख रहे तो अच्छा है, अंदरूनी राजनीति के चश्मे से देखना बंद कर दे, पहली चीज। ओके। दूसरी चीज ये है कि अभी चिकन नेक का आपने जिक्र किया, अभी हिमांता बिस्वा ने आपको इंटरव्यू दिया है। भाई एक तो पहले ये कहना कि पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया गया था, एक तो इसको माने 22 साल भारतीय जनता पार्टी बाहर या अंदर से सरकार में रही है। ये वक्त है बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें कार्रवाई करने का, सीधा एक्शन करने का। खाली मुंह के बम होने से कोई काम नहीं होगा, वहां पर स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। What is the सीधा एक्शन that you are suggesting? सीधा क्या है? चिकन नेक नहीं, पूरे बांग्लादेश का ही चीर फाड़ करना है। जैसे हमने पाकिस्तान को 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कर दिया जाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हो। और मोहन भागवत ने परसों ही बयान दिया है। एक सेकंड सतीश जी, ये घर पे लाई गई 2 किलो चिकन नहीं है कि चीर फाड़ कर दिया और बात खत्म होगी। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। नहीं, इसके अंदर एक और बात है। मतलब ये क्या है कि पूरे बांग्लादेश को आप चीर फाड़ कर दीजिए? अगर आपने, अरे भाई, तो अगर हम लोग कोई रोक स्टेट नहीं है ना सर, अगर आप हम लोग रोक स्टेट नहीं है ना। अगर इन्फॉर्म डिस्कशन करना है भाई, हार्ड स्टेट है हम, और उसको भाई, हार्ड ढंग से बताना पड़ेगा कि भाई आप सबको सुरक्षित रखो। अरे भाई वो कैसे खाली बताएंगे? बोलने से वो होगा? तब होगा जब आप हमारे ऊपर खंजर मुंह से भोंकेंगे। बम चलाने से होगा? अरे वो वहां से मुंह से बम चला रहे हैं और आप कह रहे हैं जाके चीर फाड़ कर दे। तो हम भी खाली मुंह से बम चलाएं, यही कर लें, बस हो गया खत्म। अरे तो डिप्लोमेसी तो यही होती है ना सर। डिप्लोमेसी छोड़िए, अभी स्थितियां क्रॉस योर लिमिट्स। एक मिनट सुनिए, आप तो पता नहीं क्या ही चाह रहे हैं सर। में बोलिएगा। मोहन भागवत जी ने क्या कहा है? बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार कुछ कर भी रही होगी, हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, तो करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आपके नेबरहुड में रोग एलिमेंट सरकारों में है, जैसे कि वेनेजुएला के अंदर देख रहे हैं, अमेरिकन पर्सपेक्टिव से वो रोग है, तो वहां पर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है सत्ता परिवर्तन के लिए। और ये भी याद रहे कि यूनिस जो है एक साइलेंट कू के तहत आए हैं, सिविलियन फेस के चेहरे लेकर वहां पर आए हैं। वो भी एक कू था जो कि आईएसआई और सीआईए द्वारा प्रायोजित था। और अभी भी ये जो कार्रवाई जो अभी भड़की है बांग्लादेश के अंदर, अगर इसको आप ऐसे समझें कि वो हादी को मारने के पीछे कारण भी यही था कि यूनिस का टेन्योर और एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जो अराजकता पैदा होगी उस अराजक माहौल में इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। यूनुस मरवा रहा हो। और एक बात मैं आपको बता दूं रूबिका जी, चीन और अमेरिका दोनों जो है बांग्लादेश में खेल कर रहे हैं। ऐसा एकदम साफ साफ दिखता है। नहीं, चीन और अमेरिका आपको दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अरे उसके आपको उसके टक्कर नहीं सर, खतरनाक मैं बताती हूँ कौन है।
Please, आज के आप- डेट में No, sir. पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका दोनों का ही स्टूज का काम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, जो तो तस्वीरें पाकिस्तानी तो है ही, इसमें जो डाउट तस्वीरें है। अभी ऑपरेशन जो तस्वीरें सिंदूर आप की देख जगह रहे हैं सर, ऑपरेशन चिकन नेक जो किया जा सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वो खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें हैं सर। कल को आपके घर तक पहुंच सकते हैं। ये जो रोग एलिमेंट्स वहां सड़कों पर घूम रहे हैं, कार्रवाई करो। सलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से। सलाउद्दीन भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप ठीक हैं? फाइन, थैंक यू वेरी मच। आप ठीक है ना? वहां हालात जी, जी, कैसे हैं, जी। पहले मुझे ये बताइए आप। देखिए रुबिका जी, मैंने आपके मैं सुन रहा था बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे ज़रूर अमेरिकन डीप स्टेट है, मगर ये काम जो कॉन्ट्रैक्टर है ये पाकिस्तानी आईएसआई, और पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश में धीरे धीरे इसकी जो कब्जा इसको एक्सपांड कर रहे हैं। और पाकिस्तानियों ने तो खुलेआम ऐलान कर दी कि ये हमें बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम जानते पाकिस्तान हमारे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं 1971 के हार की। अभी आप जानते हैं रुबिका जी, 18 तारीख जो 2 न्यूज़पेपर ऑफिस में अटैक हुआ, और उदीची में अटैक हुआ, छायानट में अटैक हुआ, और 19 तारीख जो हमारे हिंदू जो युद्ध को उनको खून किया गया, तो देवचंद्र राय, तो क्या हो गया बांग्लादेश में अभी जो चल रहा है एग्जाम। मैंने 71 की वार देखा, बच्चे थे, मैंने देखा एग्जैक्टली 71 में जैसे हुआ था मार्च में, वैसे ही बांग्लादेश की अभी हालत है। चारों तरफ जिहादी है, और ये जिहादी सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहूँगा सब नहीं, पाकिस्तान आईएसआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तान आईएसआई ने एक और बात बताइए चौधरी साहब, मुझे एक और बात बताइए, ये जिहादी चाहते क्या हैं? ये जो नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाकर जगह जगह पहुंच रहे हैं, दीपू चंद्र की लाश को आग लगा देते हैं, उसकी लाश पर ऐसे कूदते हैं जैसे मानो सबसे बड़े किसी दानव पर उन्होंने विजय हासिल कर ली हो। ये जो खतरा है, ये दूर से देखने में भले ही लगता हो कि ठीक है एक आध केस है, लेकिन वो उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। कहते हैं खलीफत का जो है वक्त आ गया है। फिर मैंने कुछ तस्वीरें देखी जहां पर बांग्लादेश का जो झंडा है वो नीचे है, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला झंडा जो है वो ऊपर है। सर, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, मोर देन रिलीजन, इट्स आवर सोवरेनिटी, इट्स आवर कंट्री। हमारे देश की संप्रभुता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या बांग्लादेश के लोगों को इस बात का एहसास नहीं है? रुबिका जी देखिए, ये जिहादी मांगते क्या है। अगर आप 1971 से 2024 तक बांग्लादेश के इलेक्शन की जो डॉक्यूमेंट से रिजल्ट देखेंगे, तो जमात इस्लामी के साथ लेके पूरे ये इस्लामिस्ट को सिर्फ 7% वोट मिलता है। इनके वोट बैंक नहीं है, वोटर नहीं है, हम लोग वोट नहीं देते इनको। सो अभी ये ज़बरदस्ती बांग्लादेश को दखल करना चाहते हैं। और आपने जैसे झंडे के बारे में कहा कि बांग्लादेश के झंडे के ऊपर अलकायदा के झंडा, तो चारों तरफ ये जिहादियों की जो नोटोरिटी चल रहा है बांग्लादेश में, नोटोरिटी। तो बंगाली जो है, हम 18 करोड़ बंगाली, मैं एक शब्द में कहना चाहता हूँ रुबिका जी कि हमारे बंगाली का जो अस्तित्व है, जो सेकुलरिज्म है, वो अस्तित्व के ऊपर अभी आघात आ गई। आई कैन अंडरस्टैंड सर, लेकिन अब जब मोहम्मद यूनुस टोपी पहनकर उस्मान हादी के लास्ट फ्यूनरल में मतलब फ्यूनरल में जाते, लास्ट राइट में जाते हैं, और वो दीपू चंद्र के परिवार के साथ नजर नहीं आते हैं, तो एक मैसेज तो देने की कोशिश हो रही है ना। मोहम्मद यूनुस तो आज के दिन के लादेन है, और उसकी ख्वाहिश है आयतुल्ला बनना और बांग्लादेश को खिलाफत मुल्क बनाना, क्योंकि यूनुस के जो सपोर्ट बेस बांग्लादेश में है रुबिका जी 0.02%। तो यूनुस पाकिस्तानी आईएसआई की मदद से और अमेरिकी डीप स्टेट की मदद से बांग्लादेश को ये खिलाफत राष्ट्र बनाने की ख्वाहिश में है। और आप जानते हैं कि वो सितंबर में इस साल की जो अमेरिका गए थे, मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया और कहा कि हम लोग बंगाली चाहते हैं कि वो 50 साल तक तख्ते पे रहे, इसका उम्र है 88 ईयर। तो ये एक शैतान है। मोहम्मद यूनुस इज एन इविल एंड डेविल, एंड ये बनना चाह रहे हैं बांग्लादेश के आयतुल्ला और बांग्लादेश को बनाने। मैं आपकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत चिंतित हो गई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यू आर नो वेयर इन बांग्लादेश, यू आर समवेयर एल्स,
क्योंकि No, no, no. आपकी I'm in Dhaka. I'm in Dhaka. I'm in Bangladesh. I'm in Dhaka, and I'm talking to you from my office because I don't care. You know, he is. मैं एक बात करके खत्म करता हूँ रुबिका जी हाँ। कि when a journalist challenges a dictatorship, that journalist becomes dangerous to Yunus. यूनुस के लिए मैं डेंजरस हूँ। यूनुस मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा कि मैंने कोई करप्शन नहीं किया, मेरे कोई ब्लैक मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा? नहीं, पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने की बात नहीं है। मैंने तो वो दीपू चंद्र को देखकर, आपको पता नहीं है, वो खूंखार हैवानी भीड़ अगर कहीं छोड़ दी गई तो क्या करेंगे? आप जब मुझसे बात कर रहे हैं सलाउद्दीन भाई, नाजनीन मुन्नी को तो आप अच्छे से जानते होंगे ना, वो तो शेख हसीना के खिलाफ बहुत कुछ लिखती थी। आज वो अपनी जान को रो रही हैं, वो कह रही हैं खुदा के वास्ते मैं किसके पास जाऊं? नहीं, मैं इसे मौत की चिंता मेरे पे है नहीं कि मौत जो होता है ये सृष्टा के हाथ में है, खुदा के हाथ में है। जिस दिन मेरे मौत आना है, जहाँ आना है हो जाएगा। मैं डरने से भी आएगा, नहीं डरने से भी आएगा। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। एक्चुअली आई डोंट फियर डेथ. I fear what is happening in my country now. I'm worried about my country because this is the only place I have, Bangladesh. I cannot afford कि बांग्लादेश बर्बाद हो जाए। जनरल विशंबर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने सुना, एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं और आप हमारे साथ बड़े दिनों के बाद जुड़े हैं। एक तो आपको एक्स्ट्रा वेलकम, लेकिन ऐसे टाइम पर जुड़े हैं जब बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहां पर माहौल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है सर, आइडियोलॉजिकल भी हो चुका है और रिलीजियस झंडों को हाथ में लेकर वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है। रूपिका जी, थैंक यू। बहुत जय हिंद आपके दर्शकों को। और आपने बुलाया, आपने बहुत दिन बाद बुलाया तो हम आए। अब आपके यहाँ अचानक कैसे, जबरदस्ती कैसे आ जाए? बांग्लादेशी तो नहीं, हम बांग्लादेशी तो है नहीं कि बॉर्डर पार करके किसी ना किसी तरह आ जाए। और फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। आप बांग्लादेशी नहीं है, आप हिंदुस्तानी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और पाकिस्तान जो है 1971 में जब पाकिस्तान करारी हार झेल रहा था तो आईएसआई उस हार के दौरान भी एक बीज बो रही थी और वो बीज था फंडामेंटलिस्ट का, इस्लामिस्ट का और एक ऐसा तबका जो जब चाहे तब उनकी जो सत्ता जो पाकिस्तान का डिजाइन है उसमें काम करे। और बीएनपी जो है कंप्लीटली 50% जो है, अगर आप बीएनपी का रूल देखो तो तकरीबन उस इरादे से चला, लेकिन ओपनली कभी भी आईएसआई की इतनी से नहीं थी जो अब है। जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा और वो भारत आ गई, उसके बाद जो है आईएसआई का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है पाक पॉलिटिक्स पे। अब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जरूर है। मोहम्मद यूनिस जो है कहीं ना कहीं उनका CIA से कनेक्ट होगा, कहीं ना कहीं उनका MI5 से कनेक्ट होगा, कहीं ना कहीं चाइनीज से कनेक्ट होगा, लेकिन असली जो स्टेक होल्डर है वो आईएसआई है, पाकिस्तान है। और उसका असली मुद्दा सिर्फ बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश तो तबाही की तौर पे है, तबाह होगा इस तरह जिस तरह वो चल रहा है। उसकी इकोनॉमी बिल्कुल वो चुकी है, बिल्कुल गिर चुकी है। वहाँ अनरेस्ट है, वहाँ किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। उसका मकसद है भारत के अंदर किसी तरह से सांप्रदायिक भावना के तहत सांप्रदायिक दंगे। उसका मकसद बांग्लादेश नहीं है। आईएसआई का मेन टारगेट इंडिया है। इंडिया को कैसे वीक करना, इंडिया की जो सोशल फाइबर है, सामाजिक फाइबर है, इंडिया का जो इंडिया का आर्किटेक्ट है, बेसिकली जो हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है, उसको कैसे डिवाइड करना। क्योंकि मैं ब्लंट हूं तो लेट मी यूज करेक्ट वर्ड। उनका मकसद सिर्फ हिंदू मुस्लिम राइट्स फैलाना है इंडिया में, इंडिया के अंदर स्टेबल, ताकि दुनिया इंडिया का तबाही देखे, इंडिया के अंदर अनस्टेबिलिटी देखे। तो पहली बात तो यह है कि भारत को अपने दामन को संभाल के रखना चाहिए, हमारे समाज को सांप्रदायिक तौर पर नहीं भड़कना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और आज से नहीं, एक लंबी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ। अगर बांग्लादेश में आईएसआई क्रॉस करके ओवर इंडिया जाके सी के थ्रू जाके अगर इतना कुछ कर रहा है तो हमें भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंटरवीन कीजिए, नहीं, भारत की पॉलिसी नहीं है, लेकिन भारत को एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि जो आम बांग्लादेशी है वो ये फील करे कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन से सराउंडेड है और एक हद के बाद अगर उसने काख दबा दी
तो आप उसकी काख में पिस जाओगे। All right. क्योंकि बांग्लादेश जो है हाँ। वो भारत की आम पिट के अंदर है। अगर आप देखें चारों तरफ से ऐसे ऐसे दबा हुआ है। अब ये है कि भारत को वेरियस स्ट्रैटेजीज, डिप्लोमेसी, हार्ड डिप्लोमेसी और कोवेट ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे टू एलिमिनेट पीपल जो वहां पे हिंदुस्तान के खिलाफ खुलकर प्रचार कर रहे हैं और भारत के अंदर सांप्रदायिक फैलाने की कोशिश करें। और गॉड से अपने देश में अपने समाज को, अपने यहाँ बगैर बात के आप उनकी आग अपने यहाँ मत लगाइए। शहरों में जगह जगह प्रदर्शन करके या अपनी पुलिस से लग के अपने लोगों में ये बंद कीजिए, ये पहले बंद कीजिए। हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। एक सेकंड, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जनरल दयाल, मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें दिक्कत क्या है? आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन ये प्रोटेस्ट इसी को तो आईएसआई एक्सप्लॉइट करती है। क्या इंडिया में स्लीपर एजेंट नहीं आईएसआई के? क्या यहाँ स्लीपर एजेंट्स नहीं होंगे? मैं समझी नहीं। मान लीजिए यहाँ पर ये तब तो दिक्कत नहीं होती है जब गाजा के लिए फिलिस्तीन के नाम पर यहाँ पर हजारों की संख्या में जुलूस निकलता है। मुझे तब भी दिक्कत होती है। तब तो मुझे नहीं ध्यान पड़ता किसी ने कहा हो कि सांप्रदायिक माहौल खराब होगा। सर रूबिका, अगर आप मुझे बुलाएंगे उस टाइम तो मैं तब भी यही बोलूंगा। देखिए, आईएसआई का मकसद है, आप अगर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनके स्लीपिंग एजेंट्स नहीं है, पाकिस्तान के आईएसआई के हिंदुस्तान में स्लीपिंग एजेंट्स नहीं है, हिंदुस्तान की उसको नहीं डिस्टेबलाइज करने में वो जुड़े हुए, तो फिर गलत होगा। नहीं, उसका मेन एम इंडिया है। नहीं सर, मैं फिर आपकी इस उसका बात बांग्लादेश नहीं, पर इससे कैसे, अगर आप किसी के प्रति कुछ फील करते हैं और सड़कों पर उतर आ रहे हैं कर्नल दानवीर, तो उससे सांप्रदायिक दंगों का खतरा बढ़ जाता है। मतलब मान लीजिए दीपू चंद्र जैसे कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जान को, एक मैं खबर पढ़ रही थी, एक पत्रिका में आई थी जहां हिंदू औरतें सिंदूर लगाने से बांग्लादेश में डर रही हैं। तो यहाँ का हिंदू उसके साथ एकता वाली भावना नहीं ला सकता है। इट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे विशंबर दयाल सर बहुत सीनियर और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बट इस मामले में मैं थोड़ा सा असहमत इसलिए हूँ कि ये एक डेमोक्रेसी का वे ऑफ प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखकर अगर आप इंसानियत के चश्मे से भी देखेंगे इन प्रोटेस्ट को, तो आपको बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। और हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं तो उसमें भी कोई गलत बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो एलिमेंट्स और जो लोग उसको कर रहे हैं, दे आर ऑब्वियसली फीलिंग पेन्ड बिकॉज ऑफ ए हिंदू डेथ, जिस तरीके से वो हुई है। तो ये एक अपनी जगह पर है और इससे कहीं ना कहीं जो ऑप्टिक्स बनता है पूरी दुनिया में जाता है, तो दुनिया भी जानती है कि भाई कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से भारत के अंदर तकलीफ है, रोष है, और वो रोष प्रकट करना एक डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का। अगर वो कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और क्योंकि बांग्लादेशी कॉन्सुलेट्स के सामने ये चीजें हो रही हैं, तो बांग्लादेश को भी मैसेज जा रहा है कि देखिए, अगर आप ये ड्रामा करेंगे तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर कुछ ज्यादा खेल बिगड़ जाए। ओके, एक मिनट रूबिका, देखिए, जब मैं ये कह रहा हूं ना कि आप सांप्रदायिक दंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट में बहुत फर्क है, और पीसफुल प्रोटेस्ट को कैसे सांप्रदायिक रूप दिया जाता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। और भारत सरकार इतनी मजबूत है साहब, मतलब आपके लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा बांग्लादेश के लिए। तो अगर कल अमेरिका में हुआ और अगर यूरोप में हुआ तो क्या करोगे? अरे साहब, आप बांग्लादेश को 10 तरीके हैं मैसेज देने के। आपसी तनाव, जिस चीज से आपसी तनाव बढ़े उसको ज्यादा उंगली नहीं देने की कोशिश। वो तो आईएसआई चाहता है। रूबिका, सरकार और जनता ये दोनों अलग चीजें हैं ना सर। अरे सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए अगर जनता सड़कों पर उतर कर आ रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर हमारी सरकार पे दबाव बनाने की जरूरत हमें पड़ रही है, तो फिर सरकार को जागना चाहिए ना हमारी को। हाँ, तो वही तो हमारी सरकार को जगाने की जरूरत है। आप ही तो कहते हैं कि सरकार को जगाने की जरूरत है, तो आप जनता अगर नहीं है तो क्या करें हम लोग? वेट, देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं कहा। मैं इंडिया की जो सरकार है कुछ ना कुछ तो कर रही होगी ना, जरूरी थोड़ी दिखाएगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे जो वहां हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो सेंटिमेंट फैलाया जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल? तोहिन जी, क्विकली।
प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट कोई नहीं मना कर रहा, पीसफुल प्रोटेस्ट देखिए कीजिए आप। देखिए रूबिका जी पिछले 11 वर्षों में हमें ये एहसास रहा है कि अगला बड़ा चुनौती सिक्योरिटी का जो है वो ईस्टर्न फ्रंटियर से आने वाला है, और इसीलिए एक नीतिगत तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट में जो एक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा है आपने, उसमें मतलब 11 तो सिर्फ एयरपोर्ट्स बढ़े हैं, जो हेलीपैड्स आर्मी के लिए, जो एयरफोर्स के लिए कितने बढ़े हैं उसकी तो जानकारी साझा की ही नहीं जा रही है। तो हम कई तरीकों से इस चुनौती के लिए हमारी तैयारी पूरी तरह से हो रही है, और आज भी हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं साझा नहीं की जाती है। जहां तक जन आक्रोश का सवाल है, आप केवल यह सोचिए कि जब कलकत्ता में प्रोटेस्टर्स को पीटा जाता है तो क्या ये जिहादियों की, बांग्लादेश के जिहादियों की हौसला अफजाई नहीं हो रही है टीएमसी के द्वारा? मेरे ख्याल से ये जो निंदा, और इसीलिए शहर शहर उबाल है, और अगर वहां हिंदुओं के साथ किसी तरह की कोई ऐसी हिंसक वारदात होती है जिसे देखकर कलेजा कांप जाए, तो मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को, और केवल हिंदुओं को नहीं, ये मतलब वीएचपी जो है उसने ठेका नहीं ले रखा है, मैं कह रही हूं पूरे देश को सड़कों पर उतर आना चाहिए और कहना चाहिए कि इंसानियत के लिए हमने झंडा बुलंद किया है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में ये काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।